स्टार्ट करते हैं जी। अब अपना नया चैप्टर है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लॉ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हम देखेंगे कि लॉ क्या कहता है। सही है। तो पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये जो एम्प्लॉयड पर्सन है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके दरमियान हमने फर्क करना है कि एम्प्लॉई क्या होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बंदा क्या होता है। ये फर्क करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है उसको सर्टेन स्टैचुरी बेनिफिट्स मिलते हैं, बाय लॉ कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर को नहीं होते। एम्प्लॉय को अगर डिसमिस कर दिया जाए तो उसको कंपनसेशन मिलती है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसको कंपनसेशन नहीं मिलती। तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है कि आया जो बंदा कंपनी में मौजूद है क्या वो एम्प्लॉय है कंपनी का या वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। ठीक है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस हवाले से देखते हैं। दो तरह के वर्किंग रिलेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया। इम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, जबकि जो एम्प्लॉयर है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होता है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ये है, तो वो बंदा एम्प्लॉई होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। ठीक है। तो वर्डिंग से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो वो एम्प्लॉई होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। अब कुछ टेस्ट हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए डिटरमिन करते हैं कि आया वो बंदा एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो पहला टेस्ट है कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट क्या कहता है? इंप्लॉइज आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय देयर एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको दे उनको उनका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस वो उनको मतलब डिक्टेट करता है कि हाउ वेयर एंड व्हेन टू डू देयर वर्क। ये जो है काम आपने कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ठीक है, और कब करना है, ये इम्प्लॉई को जो है एम्प्लॉयर डिक्टेट करता है, उसको बोलता है कि आपने ये काम जो है इस टाइम पे करना है। ठीक है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसको एम्प्लॉयर डिक्टेट नहीं कर सकता। ठीक है। वो काम अपनी टर्म्स पे करता है, अपने हिसाब से करता है। तो कंट्रोल टेस्ट ये कहता है कि एम्प्लॉय जो है वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल होते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय को जो है वो एम्प्लॉयर उनका गाइड करता है। ठीक है। एम्प्लॉय को जो है उनका एम्प्लॉयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आपने काम ऐसे करना है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि व्हाट टू डू वर्क जो है ना वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि व्हाट टू डू जो है वो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में भी एम्प्लॉयर बोलेगा ना कि क्या काम आपने करना है। ठीक है। व्हाट टू डू जो है वो रेलिवेंट नहीं है कि क्या काम आपने करना है, वो तो आप एम्प्लॉय को भी बताएंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी बताएंगे कि आपने ये काम करना है। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है उसको हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, ये भी एम्प्लॉयर जो है वो डिक्टेट करता है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आया वो बंदा जो है वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये क्लियर है ये पॉइंट? जी जी। एक और इंपॉर्टेंट चीज उसने लिखी हुई है, हाउ एवर दिस टेस्ट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर स्किल्ड वर्कर्स। वो वर्कर्स जो कि प्रोफेशनली स्किल्ड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके सिचुएशन में जो है ना ये टेस्ट जो है ना ये वर्क कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनली स्किल्ड बंदा होता है उसको एम्प्लॉयर डिक्टेट नहीं कर सकता कि हाउ, कैसे काम करना है। वो ऑलरेडी उस फील्ड में स्किल्ड होगा, उसको पता है कि मैंने कैसे काम करना है, कैसे काम को लेके चलना है, वो प्रोफेशनल है। इसीलिए कंट्रोल टेस्ट जो है वो प्रोफेशनल वर्कर्स पे, स्किल्ड वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर है कंट्रोल टेस्ट? जी जी। सेकंड है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट में हम देखते हैं कि क्या वो बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर तो ऐसा है तो वो बंदा जो है वो एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ मेरली एन एक्सेसरी टू इट, का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक माइनर रोल परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क जो बैठा हुआ है, क्लर्क जो है वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉय होगा। लेकिन अगर अब उसी स्कूल में हर 10वें दिन, हर 15वें दिन या महीने में 2 दफा एक इलेक्ट्रीशियन आता है जो कि काम करके जाता है, तो वो बेसिकली एक मतलब इंटीग्रल कोई काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन का एक माइनर सा काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा, वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ये एक्चुअली नहीं समझ आ रहा मुझे, ये किस लिए टेस्ट है? ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए क्या कि कोई बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है।
ये इंटीग्रेशन टेस्ट मुझे नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन टेस्ट ये कहता है कि अगर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एम्प्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अगर वो सिर्फ एक मेरली एन एक्सेसरी टू इट है, यानी कि वो सिर्फ एक माइनर रोल परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो फिर जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा, एम्प्लॉय नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक बंदा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हेड क्लर्क जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल की एग्जांपल दी थी, अब एक बंदा है वो हर 15वें दिन 20वें दिन आता है, कोई आपका बिजली का काम पड़ जाता है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो आके ठीक करता है। अब वो जो इलेक्ट्रिशियन आपके आता है 15वें 20वें दिन बाद, वो तो आपका एम्प्लॉय नहीं होगा ना, वो तो एक माइनर सा रोल परफॉर्म कर रहा है, इंटेग्रल पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट कहला बताता है आपको। कह रही है। जी। इसके बाद है इकोनॉमिक रियलिटी या मल्टीपल फैक्टर टेस्ट। अब इकोनॉमिक रियलिटी और मल्टीपल फैक्टर टेस्ट ये आजकल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कोर्ट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ना देखती है, फिर वो बताती है कि आया ये बंदा एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या है, हम देखते हैं। देखिए, ये हम सब कुछ इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमें पता चले कि यार कि बंदा जो है वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि अगर वो इम्प्लॉई है तो इम्प्लॉई को जो है वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स होते हैं, उसको कंपनसेशन मिलती है, डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, रिडंडेंट करो तो रिडंडेंसी पे देनी पड़ती है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऐसे उसकी सिचुएशन में बिल्कुल कंपनसेशन ज्यादातर केसेस में तो होती ही नहीं है, या हो भी तो बहुत माइनर होती है। इसीलिए कोर्ट के लिए डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, क्या या वो बंदा इम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो कंट्रोल टेस्ट में हम ये देखते हैं कि क्या उसको एम्प्लॉयर डिक्टेट कर रहा है कि कैसे, कहाँ और कब काम करना है। अगर तो एम्प्लॉयर डिक्टेट कर रहा है तो ऐसा बंदा एम्प्लॉय होगा। अगर उसको एम्प्लॉयर डिक्टेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो आपको आईटी सर्विसेज दे रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, ठीक है, वो जस्ट सॉफ्टवेयर बना के देता है और आगे आपको कहता है कि बाकी मेरा काम था आपको सॉफ्टवेयर बनाना, आपने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, आगे जाके आपका काम है आप जैसे भी इसको डील करें, ठीक है। तो उससे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज किया ना, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब है जो मल्टीपल फैक्टर टेस्ट है, उसमें कोर्ट डिफरेंट चीजों को देखती है और उसके बाद फैसला करती है कि क्या वो बंदा एम्प्लॉय था या एम्प्लॉयर था। द टेस्ट इन्वॉल्व्स आस्किंग वेदर अ पर्सन हु इज डूइंग वर्क इज डूइंग सो एज अ पर्सन इन बिजनेस ऑन हिज ओन अकाउंट। क्या जो बंदा काम कर रहा है, क्या वो बिजनेस ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयर है या नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। पहली चीज आपको देखनी पड़ती है कंट्रोल। कंट्रोल में आपको देखना पड़ता है हु डिक्टेट्स टर्म। टर्म्स को कौन डिक्टेट कर रहा है। अगर तो एक टर्म्स को डिक्टेट एम्प्लॉयर कर रहा है तो इसका मतलब है वो बंदा वो एम्प्लॉय होगा। अगर वो बंदा किसी की नहीं सुन रहा, अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि किसी की नहीं सुनने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, लेकिन ज्यादातर काम अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो फिर जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ हिज ओन इक्विपमेंट। अगर एक बंदा है वो अपने इक्विपमेंट्स लेके जा रहा है, खुद अपने इक्विपमेंट से काम कर रहा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ना कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। और अगर एक बंदा है जिसको कंपनी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो हो सकता है कि वो क्या हो, एम्प्लॉयर हो, ठीक है, और सॉरी एम्प्लॉई हो। तो ये सिंगल फैक्टर को देख के आप फैसला नहीं करेंगे, आपने ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको देख के फिर ओवरऑल आपने एक डिसीजन बनाना होता है कोर्ट में कि क्या ये एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। तो खैर, अगर एक बंदा अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि यार वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा। और अगर उसे कंपनी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो उसको आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं। फिर है थर्ड फैक्टर, वेदर ही हायर्स हिज ओन हेल्पर्स। क्या वो बंदा अपने हेल्पर्स हायर कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपना काम है, अपने साथ और बंदे भी लेके आ रहा है उसकी मदद करने में, ठीक है। तो अगर तो ऐसा कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो हेल्पर्स हायर नहीं कर सकता। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई काम कहता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये अपना काम उस तीसरे बंदे को दे सकता हूँ, या मैं अपना अपना हेल्पर हायर कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है वो हेल्पर अपने हायर कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अपने हेल्पर हायर करते हो एम्प्लॉयर के कंसेंट के साथ, यानी कि आप एम्प्लॉयर से कहते हो कि यार मैं अपना काम इस काम की हेल्प के लिए ये बंदा भी रख रहा हूँ, तो फिर जो है वो एक एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर विदाउट एनी अप्रूवल, यानी कि आप हेल्पर्स हायर कर रहे हो विदाउट एनी अप्रूवल, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे। विदाउट एनी अप्रूवल तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में होगे।
फिर आप देखते हो कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ही अंडरटेक्स, ये जो रिस्क है, रिस्क कौन रिस्क जो है वो रिस्क किसको बेयर करना पड़ रहा है। अगर तो आपको फाइनेंशियल जो रिस्क है, पैसों का रिस्क है, वो खुद बेयर करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपको नहीं करना पड़ रहा तो आप एम्प्लॉय हो सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट से हवाले से कौन जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, ठीक है। कौन इक्विपमेंट्स को खरीदने में पैसा लगा रहा है, कौन बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा लगा रहा है, वो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। द एक्सटेंट टू विच ही हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम साउंड मैनेजमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टास्क, ये एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, ये वैसे इन्होंने पूरे डाल दिया। द एक्सटेंट टू विच ही हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम साउंड मैनेजमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, इसका मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्म करने से, अच्छी परफॉर्मेंस करने से, अच्छी मैनेजमेंट की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस करने से किसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको जाती तौर पर खुद ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। अगर आपको खुद लेस बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को ज्यादा हो रहा है, तो आप एज एन एम्प्लॉय भी ट्रीट कर सकते हो, आप एम्प्लॉय हो गए। वेदर देयर इज अ रेगुलर मेथड ऑफ पेमेंट, अगर रेगुलरली आपको वीकली या आप कह सकते हैं मंथली सैलरी फिक्स टाइम पे मिल रही है तो आप एम्प्लॉय हो गए। अगर आपकी पेमेंट के मेथड इरेगुलर हैं तो आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। वेदर द पर्सन वर्क्स रेगुलर आवर, क्या वो बंदा 9 to 5 रेगुलर काम कर रहा है, अगर तो वो 9 to 5 रेगुलर काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय होगा। या अगर वो ऑन एंड ऑफ या डिमांड के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। कभी काम हुआ तो उसने काम कर दिया, ना हुआ तो वो 3 3 महीने तक उसने काम नहीं किया, ठीक है। वेदर देर इज म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू एक्सेप्ट, bound to provide and accept certain level of work। म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस का ये मतलब होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो ऑब्लाइज्ड होता है कि एम्प्लॉय को कोई ना कोई काम दे, और एम्प्लॉय जो है उस काम से मना नहीं कर सकता, ठीक है। एम्प्लॉय को वो काम करना ही पड़ता है, इसे आप म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस बोलते हो कि एम्प्लॉयर आपको जो काम दे वो आपको वो काम करना ही पड़ता है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट, इसे म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। तो अगर ऐसे म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली वो बंदा क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो आप उसको एम्प्लॉय नहीं कह सकते। क्लियर है फैक्टर्स। जी जी। ये कोई एक फैक्टर को अलहदा देख के आप नहीं अंदाजा लगा लगा सकेंगे कि यार कि ये एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर। अब जब आप केस, जो भी हम केस आगे पढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड ज्यादा, मतलब किस साइड पे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यार ये एम्प्लॉय हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय। तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर उसके बाद आपने जो है एक फैसला करना है कि आया बंदा एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब एक केस पढ़ते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट वर्सेस मिनिस्टर ऑफ पेंशन एंड नेशनल इंश्योरेंस का केस है। अब यहाँ पर एक ड्राइवर है, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ लॉरी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी अंडर विच ही ड्रोव हिज लॉरी ओनली ऑन कंपनी बेसिस, एक ड्राइवर था लॉरी का, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि वो लॉरी ड्राइव करता था कंपनी के बिजनेस के लिए, ठीक है। ओबेड इंस्ट्रक्शन ऑफ द फोरमैन, ठीक है। ओबे करता था वो इंस्ट्रक्शन फोरमैन की। अब आपने डिफरेंट फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। कंपनी का यूनिफॉर्म पहनता था वो, कंपनी कलर्स। ही प्रोवाइडेड हिज ओन लॉरी, इक्विपमेंट उसका अपना था, ठीक है। हिज ओन लॉरी विच ही हैड ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी ऑन परचेज, बेशक उसने कंपनी से परचेज की हो लेकिन उसका अपना इक्विपमेंट था, ठीक है। तो ये एक और फैक्टर कि उसका अपना इक्विपमेंट था, ठीक है। और ही कुड एम्प्लॉय अ सब्स्टिट्यूट ड्राइवर, वो एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर जो है अपनी हेल्प के लिए रख सकता था, वो कर सकता था। तो देखें एक और फैक्टर आ गया कि वो एक हेल्पर रख सकता था। अभी तक क्या फैक्टर है, नंबर वन के वो एक तो हो गया इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था फोरमैन की, दूसरा यूनिफॉर्म कंपनी का पहनता था, तीसरा उसकी गाड़ी अपनी थी, ठीक है। चौथा वो हेल्पर भी हायर कर सकता था। ही वॉज पेड ऑन द बेसिस ऑफ माइलेज एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर, उसको पैसे जो है वो जितना वो काम करता था उसके अकॉर्डिंग ही मिलते थे। he paid the expenses of repair and maintenance of lorry and अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक्सपेंसेस जितने भी होते थे, यानी कि जो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने भी एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो अपनी लॉरी के खुद उठाता था।
और नेशनल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स भी खुद पे करता था। नेशनल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स भी खुद पे करता था, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ पेंशन ने क्लेम किया कि ये बंदा जो है ये एम्प्लॉय है और कंपनी ने इसकी एम्प्लॉयर्स नेशनल कंट्रीब्यूशन देनी है, इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देनी है। अब मैं आपको जरा थोड़ा बैकवर्ड्स लेके जाता हूँ MA2 F2 लेवल पे, जहां पर हमने नेट पे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें आपको याद होगा कि दो तरह की कंट्रीब्यूशन होती थी। एक होती थी इम्प्लॉई बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होती थी इंप्लॉयर बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर वाली कौन सी होती थी? जो कि इंप्लॉयर देता था इंप्लॉई के बिहाफ पे। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन थी, इन्होंने जो कंपनी थी उस पे केस किया कि ये तो अपनी पेंशन तो चलो, ये नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है, पेंशन तो नहीं है, इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होती थी, अपनी कंट्रीब्यूशन तो ये पे कर रहा है, लेकिन आपका ये इम्प्लॉई है तो आपने भी इसके बिहाफ पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे कर रही है। तो केस यही है कि देखना कि वेदर दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सारा कुछ देख के आपको क्या लगता है कि किसके क्या होगा, ये एम्प्लॉय होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड लग रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा जो फैक्टर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विपमेंट, जो लॉरी थी बेसिकली वो उसकी अपनी थी, ठीक है, यानी कि इक्विपमेंट टूल्स उसके अपने थे। सब्स्टिट्यूट ड्राइवर वो अपनी मर्जी से, हेल्पर अपनी मर्जी से हायर कर सकता था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और काम के हिसाब से पैसे मिले थे, तीसरी बात। चौथी बात, अपने एक्सपेंसेस सारे खुद बर्दाश्त कर रहा था। पांचवी बात, कि जो टैक्स भी है वो भी खुद पे ऑफ कर रहा था, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस भी अपनी दे रहा था और टैक्स भी खुद पे ऑफ कर रहा था। तो पांच बातें जो है वो इस तरफ लेके जाती हैं। हाँ, कुछ बातें हैं जैसे कंपनी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था, तो कंट्रोल आप कह सकते थे यार कंपनी का है। यूनिफॉर्म कंपनी का पहनता था, ठीक है। और काम कंपनी की प्रेमिसेस में करता था। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इस तरफ ले जाती हैं फैक्टर्स के, यार ये एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन ज्यादातर फैक्टर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जा रहे थे, इसीलिए जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही था, ठीक है। क्लियर है ये? जी। ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद अब आगे फर्दर इन्होंने बताया हुआ है हर टेस्ट के हवाले से कि कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट क्या होता था कि कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डिक्टेट करता है तो आप जो है वो एम्प्लॉय हो गए। तो इसी तरह उन्होंने कहा, एन एग्जांपल ऑफ दिस टेस्ट इन ऑपरेशन, एक केस का उन्होंने कोड दिया हुआ है, इट इन विच इट वाज डिसाइडेड। इस केस में डिसाइड किया गया था कि प्रोफेशनल फुटबॉलर जो है वो एम्प्लॉय ऑफ क्लब है, ठीक है, ऑन बेसिस दैट ही वाज सब्जेक्ट टू कंट्रोल इन रिलेशन टू हिज ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड मेथड ऑफ पे। ये बहुत पुराना केस है 1910 का, ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल के केस में आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कैसे काम करना है। लेकिन पहले जब कंट्रोल टेस्ट ऑपरेट करता था तो उस वक्त 1910 में उन्होंने एक प्रोफेशनल फुटबॉलर जो था, ठीक है, अब आता तो स्किल्ड वर्कर में था, इन्होंने कहा कि ये क्लब का एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सारा उसको क्लब वाले ही कर रहे थे। कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ के ट्रेनिंग कब करनी है, ठीक है, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है, और पैसों का जो मेथड होता था उसका रेगुलर होता होगा, ठीक है। उसको उन्होंने एम्प्लॉय ठहराया। लेकिन वही फिर अभी जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई कि विद डेवलपिंग टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन कंट्रोल टेस्ट बिकेम इन अप्रोप्रिएट। क्योंकि अब जब टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन बढ़ गई है तो कंट्रोल टेस्ट इन अप्रोप्रिएट हो गया है, क्योंकि लोग जो है अब वो जब लोग किसी किसी को हायर करते हैं तो वो उसी बंदे को हायर करते हैं जो कि स्किल्ड होता है। और स्किल्ड बंदा जो है वो अपनी फील्ड में इतना स्किल्ड होता है कि एम्प्लॉयर भी उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि यार तुमने इस तरीके से काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिकल इंजीनियर हायर किया, उसको अब आप केमिकल इंजीनियर को नहीं बता सकते कि यार ये काम तुमने ऐसे करना है, वो खुद इतना प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो कंट्रोल टेस्ट इसीलिए जो है प्रोफेशनल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। जो पहला केस है वो क्योंकि पुराना केस था, तब उन्होंने एक प्रोफेशनल फुटबॉलर को जो है वो एम्प्लॉय ठहरा दिया था क्लब का कि यार ये एम्प्लॉय होगा, क्योंकि कंट्रोल इस पे था क्लब का इन रिलेशन टू ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मेथड ऑफ पे, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कंट्रोल टेस्ट जो है वो इन अप्रोप्रिएट है विद डेवलपिंग टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अब लोग जो हायरिंग करते हैं वो ऐसे बंदों की करते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं। और स्किल्ड बंदे को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, तो स्किल्ड बंदे के लिए इसीलिए कंट्रोल टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है ये? जी। सेकंड हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन टेस्ट। उसकी एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन टेस्ट में क्या था कि अगर एक बंदा मेजर काम कर रहा है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसको एम्प्लॉय बोलोगे। अगर वो मेजर काम नहीं कर रहा, जस्ट एक माइनर सा कोई काम कर रहा है, तो वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा।
अब इसी तरह का एक केस आया विटेकर वर्सेस मिनिस्टर ऑफ पेंशन एंड नेशनल इंश्योरेंस में, इन विच द कोर्ट फाउंड दैट डिग्री टू विच a circus trapeze artist was required to do other general tasks in relation to the operation of circus in which she appeared indicated that she was an employee rather than self-employed. तो बेसिकली इस केस में हुआ यूं कि एक सर्कस की ट्रेपीज आर्टिस्ट थी। ट्रेपीज आर्टिस्ट बेसिकली जो है आप कहते हैं स्टंट परफॉर्म करती थी, ठीक है, इजी लफ्ज में। एक सर्कस में एक स्टंट परफॉर्मर थी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टंट परफॉर्मर थी, ठीक है। वो स्टंट का काम करती थी, स्टंट परफॉर्म करती थी, प्लस प्लस वो कुछ और जनरल टास्क भी करती थी इन रिलेशन टू ऑपरेशन ऑफ सर्कस, यानी कि ऑपरेशन के हवाले से सर्कस किस तरह ऑपरेट करना है, चलाना है, उससे रिलेटिव वो कुछ टास्क भी करती थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटिव टास्क भी करती थी, ठीक है। अब हुआ यूं कि इसको ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इंजरी होगी, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जो है उसको इंजरी होगी, इसने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया, लेकिन जो है वो कंपनसेशन इसको दे नहीं रहे थे। क्यों? ये बहाना मार के कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब हुआ यूं कि कोर्ट ने क्या फैसला किया, कोर्ट ने फैसला किया एम्प्लॉई है। क्यों? कोर्ट ने कहा हाँ चलो स्टंट परफॉर्मर है, कभी कभार स्टंट परफॉर्म करती होगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा, लेकिन क्योंकि ये जो ऑपरेटिव टास्क होते थे, यानी कि सर्कस को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट जो टास्क होते थे, जनरल टास्क, वो भी ये करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंटेग्रल पार्ट थी सर्कस का, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट थी सर्कस का। तो ये एम्प्लॉय थी सर्कस की, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थी, इसीलिए जो है ये कंपनसेशन क्लेम कर सकती है जो से इंजरी हुई है। क्लियर है ये वाला सेकंड इंटीग्रेशन? जी। सही है। इसके बाद थर्ड है इकोनॉमिक रियलिटी, वही मल्टीपल फैक्टर टेस्ट जिससे हमने पहले केस पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी केस है। अब अगेन हम देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स, एक फैक्टर को देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को देख के डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक मार्केट रिसर्च इंटरव्यूअर वर्क ऑन एंड ऑफ अंडर अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर बाय शी इंटरव्यूड फॉर अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द कंपनी। एक मार्केट रिसर्च इंटरव्यूअर थी, वो ऑन एंड ऑफ एक कंपनी के लिए काम करती थी, मतलब ऑन एंड ऑफ करती थी, और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रेगुलर सब कॉन्ट्रैक्ट उसके होते रहते थे इंटरव्यू के हवाले से। जो वो इंटरव्यू करती थी वो कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल के करती थी, ठीक है, यानी कि कैसे इंटरव्यू करना है, क्वेश्चन फॉर्म्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछने, सारे कंपनी के हिसाब से करती थी। शी हैड टू कंप्लीट द वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, काम उसको हर सूरत में एक स्पेसिफाइड पीरियड में करना पड़ता था, यानी कि कंपनी ने अगर कहा कि मुझे एक महीने में तुम्हें इतने बंदे हायर करके देने, तो करना ही करना है उसने, ठीक है। एक ये फैक्टर हो गया। तीसरा ये है कि हाँ आवर्स की वो बाउंड नहीं थी कि यार इसी घंटे में आपने काम करना है, कि 9 to 5 नहीं, जैसा आपने मुझे हायरिंग करके देनी है। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर हॉलीडे और सिक पे, एंड शी वाज फ्री टू वर्क फॉर अदर्स व्हाइल वर्किंग फॉर द कंपनी। वो ड्यूरिंग द कंपनी जो है वो बेसिकली मतलब वो फ्री टू वर्क होती थी फॉर अदर्स व्हाइल वर्किंग फॉर द कंपनी, यानी कि अगर वो कंपनी के लिए काम कर भी रही है तो फिर भी वो फ्री होती थी कि वो दूसरी कंपनी के लिए काम कर सकती थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगेन अब देखते हैं क्या हेल्थ कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने कहा द कंपनी डिड हैव सम कंट्रोल ओवर द मैनर इन विच शी डिड हर वर्क एंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर कंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड जो है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ही केस है, इन्होंने कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो कंट्रोल था, बेसिकली कंट्रोल जो है वो एम्प्लॉय के पास था, ठीक है, जिस हिसाब से काम करती थी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी, म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस थी। म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस कैसे थी कि लाजमी जो है इसको हर सूरत में काम जो है वो करना ही करना था, ठीक है। तो मतलब टाइम एक फिक्स था, जिस टाइम पे से कंपनी ने कहा था उस टाइम पे से काम करना ही करना था स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर। तो कंट्रोल था, म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन थी, ठीक है। और बाकी क्या क्या फैक्टर्स बताए देखते हैं। बाकी कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि शी डिड नॉट प्रोवाइड हर ओन टूल्स एंड टुक नो रिस्क, ठीक है, उसके अपने कोई टूल्स उसने यानी कि इक्विपमेंट्स जो थे या जो चीजें रिक्वायर्ड थी उसने कोई अपनी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, और रिस्क भी इसका कोई अपना रिस्क नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ये इन बिजनेस ऑफ ऑन हर ओन अकाउंट नहीं है, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, ये कंपनी की एम्प्लॉय होगी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एम्प्लॉई है, और कोर्ट ने रीजन क्या बयान दिए। नंबर 1 म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन थी,
इंस्ट्रक्शन जो है इसे जो कंपनी वाले गाइड कर रहे थे वही इसको करना होता था, ठीक है, और जो स्पेसिफाइड टाइम था उसके अंदर करना होता था। फिर कोर्ट ने ये रीजन दी कि अपना कोई इक्विपमेंट वगैरह ये कुछ इसका लग नहीं रहा था, ठीक है ना, इसका कोई अपना जाती रिस्क था, अपना कोई फाइनेंशियल या पर्सनल इसका रिस्क नहीं था। इसीलिए ये जो है एम्प्लॉय होगी कंपनी की, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होगी। बेशक कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शो कर रहे हैं, जैसे कि वो फ्री टू वर्क थी, मतलब कंपनी के साथ काम कर रही थी, साथ साथ किसी और के साथ भी काम कर सकती थी, ठीक है। तो एक ये चीज है जो ये मतलब इंडिकेट करती है कि हाँ ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती है। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय है। तो हमने प्रोबेबिलिटीज जहां पर जाता हूँ उस तरफ जाना है, तो ये एम्प्लॉय ही थी कंपनी की। क्लियर है? जी।